कि आज जो रिजर्वेशन लैंड की बात हो रही है, क्या ये कल भी रिजर्वेशन लैंड रहेगा? क्या 41 बिल्डिंग तोड़ने के बाद यहाँ पे एसटीपी और या फिर डंपिंग बनेगा? पूछ दिया, पहले तो एसआईटी बनाओ भाई। एमपीआईडी एक्ट का इस्तेमाल कब करेंगे हम? तो जिस बिल्डर ने जिस आदमी के साथ फ्रॉड किया है उनके ऊपर एमपीआईडी एक्ट लगाइए, प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू कीजिए, जेल भेजना शुरू कीजिए। हो सकता है कि घरपट्टी और लाइट बिल वगैरह के ग्राउंड पे बाद में इनको रिहेबिलिटेट किया जाए। 35 साल में यदि कुछ परिवर्तन नहीं होगा तो सर हम क्या करेंगे? और 35 साल इसी जंगल राज में जिएंगे। नाला सोपारा की 41 बिल्डिंगों का क्या हाल हुआ, किस तरीके से तोड़क कार्रवाई हुई और लोग वहां से विस्थापित भी हो गए। अब वहां पे श्मशान सा सन्नाटा है। इस पूरी प्रक्रिया में लोग लगातार उम्मीद कर रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज और नेता, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं ना कहीं मानवीय दृष्टिकोण से उनको रियायत देगी, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद जो लीगल एस्पेक्ट है जिसपे कोर्ट पूरी तरह स्थिर रहा और कोर्ट ने कहा कि ये रिजर्वेशन ग्राउंड है और उन्हें किसी प्रकार से रियायत नहीं दी जा सकती, उनको जाना ही पड़ेगा। हाल फिलहाल रिहैबिलिटेशन की बात कई बार जब हमने अथॉरिटीज से बात करी तो उन्होंने भी कहा कि अथॉरिटीज ने कहा कि हमें रिहैबिलिटेशन के लिए कोई फोर्सफुली कोई ये नहीं, हमारे पास जगह भी नहीं है और हम रिहैबिलिटेशन में जाने वाले नहीं हैं। लेकिन हम इन सब के बीच एक बार फिर से जो बॉम्बे हाई कोर्ट है वहाँ पे पीआईएल दाखिल किया गया है और पीआईएल दाखिल करने के बाद वहाँ पर मांग की गई है कोर्ट से कि माननीय कोर्ट जो है इन लोगों के मानवीय दृष्टिकोण से कम इनके गरीबी की और तमाम तंगी के हालात को देखते हुए उनको रियायत दे, कम से कम उनको रिहेबिलिटेट करे, पुनर्वसन करे और उनको स्थान मिले, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स भी हैं और ऑल सडन आशियाना उजड़ने के बाद सामान लेके जाना। और आज के दौर में ये तो पता है मौका परस्त लोगों का मार्केट है, जैसे ही ऐसे दिखते हैं तो लोग क्या करते हैं, तमाम हथकंडे अपनाते हैं पैसे निकालने के, और गरीबों के पास वैसे भी पैसे नहीं हैं। इन सब तमाम प्रक्रिया के बीच हमारे साथ रवि भूषण जी हैं इसमें शेयर करने के लिए। रवि भूषण जी नमस्कार। नमस्कार। आज कोर्ट की प्रक्रिया जो पीआईएल दाखिल हुई उसमें सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ और क्या दलीलें थी और माननीय कोर्ट का उस पर क्या रिएक्शन था, अगला स्टेप क्या है, क्या गरीबों को कुछ न्याय मिलेगा, यानी रिहेबिलिटेशन का कुछ चांस लग रहा है कुछ, आपको क्या लगता है? हाँ, तो इस विषय में यही कहना चाहूँगा कि आपको या जो भी लोग मुझे जानते हैं देखते होंगे वो देखे होंगे कि जो भी 41 बिल्डिंग का मामला है इसमें मैंने हमेशा मुखर होकर बोला है और इसी उम्मीद में बोला है कि जो वहाँ लोग रहते हैं वो गरीब हैं और निरक्षर भी, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी नहीं हैं और वो अपनी लड़ाई लड़ नहीं सकते और कोर्ट का मैटर काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और तो उनको किसी न किसी सपोर्ट की ज़रूरत है और ऐसे लोगों की भी ज़रूरत है जो उनकी आवाज़ को बन सके। तो मीडिया में आप लोगों की मदद से और अदर मीडिया की मदद से मैं हमेशा उनकी आवाज़ बनने का प्रयास किया। इसी प्रयास में भी क्या हो कि लोग, समाज के अलग अलग लोग भी आके अब उनकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें मुझे ये पता चला कि एक पिटीशन दिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट में कि एज ए पीआईएल दिया गया है कि भाई जो विस्थापित है उनके लिए भी तो सरकार कुछ सोचे। तो उस पर ही आज सुनवाई हो रही थी और सौभाग्यवश मैं वहाँ पे गया और पूरे पीआईएल के दौरान मैंने सुना और मैंने ये देखा कि अपने विजय कुर्ले साहब जी ने बहुत अच्छा से, बहुत मजबूती से यहाँ की जनता की आवाज़ को रखा है, उनकी ज़रूरतों को रखा है, क्योंकि गरीब जनता है। 41 बिल्डिंग जो गिरी है तो उससे लगभग कि 2500 परिवार अफेक्टेड हैं, 10,000 लोग अफेक्टेड है। तो उन्होंने माननीय चीफ जस्टिस जो कोर्ट नंबर 46 में था उसमें ये मामला था और दो लोग, पूरी सुनवाई के दौरान आप मौजूद रहे? मैं पूरी सुनवाई के दौरान मौजूद था और दो जज की बेंच थी और उन्होंने ये चीज़ एक अच्छी बातें बोली, वो सुन के काफ़ी मुझे भी अच्छा लगा कि आप ऐसा, क्योंकि उन्होंने पूरा रेफरेंस लिया कि क्यों टूट रहा है, कैसे टूट रहा है, टूटने का कारण क्या है। तो एक बात तो उन्होंने स्पष्ट किया कि बिल्डिंग जो है अपना रिजर्वेशन प्लॉट पे तो उसका टूटना तो तय है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी रेफरेंस लिया कि ये उससे वो लोग डिनाई नहीं कर सकते, करेंगे। लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी एक तरह का आश्वासन बोली है, एक आशा कि भाई आप चिंता मत कीजिए, हम सबको न्याय देना चाहते हैं। हमारा जो चीफ जस्टिस जो है उन्होंने साफ बोला कि हम सबको न्याय देने में हम विश्वास रखते हैं, हम इसके लिए कोशिश करेंगे। तो उसके साथ उन्होंने ये भी बोला कि महाराष्ट्र की सरकार को जो रिप्रेजेंट कर रही थी मैडम, वो भी थी वहाँ पे, तो उनको बोला गया कि आप एटलीस्ट 3 वीक के बाद आइए, 3 सप्ताह के बाद आइए और क्या इंस्ट्रक्शन आपके पास है वो लेके आइए और हमारे पास प्रेजेंट कीजिए ताकि इस पर और डिटेल में बात हो सके। चूँकि कोर्ट के अंदर का मामला है तो मैं भी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकता हूँ और मेरी इतनी समझ है, तो आगे आशा करते कुछ अच्छा हो। 6 मार्च को शायद ये फिर से सुनवाई होगी, तो सारे पत्रकार बंधु को भी बोलूँगा कि आप आइए, देखिए, क्योंकि
शायद कुछ अच्छा हो तो 41 बिल्डिंग के लोगों के लिए भी अच्छा हो, और सिस्टम के लिए भी एक नया चीज़ उन्हें भी जानने समझने मिलेगा। और सिस्टम में जो लोग पावर में हैं, जो कि एक तरह से सोच रहे थे कि अब कुछ नहीं किया जा सकता है तो कुछ मत करो, लेकिन समाज में ऐसे लोग हैं जो मतलब बोलते हैं डूबते को तिनके का सारा, आखिरी समय तक वो लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे लोग प्रयास जारी है। तो सिस्टम में वो लोग जिनको भगवान ने शक्ति दी है, जनता ने जिनको शक्ति दी है, उनसे भी निवेदन है कि आपके लिए भी बहुत अच्छा मौका है कि ये जो काम कुछ पॉजिटिव तरीके से, सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसमें योगदान कीजिए, खुल के आइए, बिना ईगो रख के आइए। यदि कोई जनता को मान लीजिए कि यदि सच में पुनर्वसन हो जाता है तो कितनी अच्छी, कितनी खुशी की बात होगी। 41 इमारतों में रहने वाले जो लोग हैं आज की डेट में बहुत तकलीफ में हैं। यानी वो यहाँ वहाँ गए, जैसा मैंने पहले कहा कि हजारों परिवार एक घर ढूंढने के लिए उनके पास डिपॉजिट का पैसा, ट्रांसपोर्टेशन का पैसा, इसके साथ दलाल को देने, एजेंट को देने के लिए पैसे, तमाम पैसे लगते हैं। और ये जो पूरा प्रकरण हुआ पिछले 3-4 महीनों से, बारिश के पहले भी एक बार तोड़ने का ऑर्डर आया, फिर बाद में एक्सटेंशन हुआ, उसमें फिर आया, फाइनली टूट भी गया। लेकिन जो सन्नाटा मार्केट में है, यानी जो भी समाज सेवी वर्ग हो, नेता वर्ग हो, या किसी कम्युनिटी के नेता हो, चाहे किसी भी समाज के नेता हो, वोट लेने तो ऐसे समाज के हिसाब से जाते लोग, बहुत सुंदर। लेकिन आज वहां पे देखिए तो कोई भी नहीं है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम है और बुलडोजर है। अरे इतना अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, अभी देखिए एज ए पत्रकार, चुनाव से पहले भी आप पूरा एक्टिव थे, बिल्कुल, है ना, लेकिन आपके साथ चुनाव के दौरान सैकड़ों नेता एक्टिव थे। चुनाव खत्म हो गया, एज ए पत्रकार आप एक्टिव रहे, बिल्कुल। वो नेता कहाँ गए? वो बरसाती मेढक कहाँ गए? समाज की बात करते हैं ना, नहीं, पहले पॉलिटिकल भी बोल देते हैं कि वो जो सैकड़ों नेता थे ना, विभिन्न पार्टियों के थे, मैं पार्टी का नाम नहीं लूंगा, कहाँ हो गए? मरुस्थल बन गया, नेताओं का रेगिस्तान बन गया ये नाला सोपारा। वो गरीब के लिए कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं। आप पत्रकारों ने इस मुद्दे को जिंदा रखा और हम लोग जैसे लोगों को थोड़ा बहुत तवज्जो दिया कि हम लोग भी कुछ बोल सके। आज तक आपको लगा वकील भी हैं जो इस तरीके के इनिशिएटिव, कुछ एडवोकेट भी आएंगे जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, और दमदार एडवोकेट, अच्छी तरह। और समाज पे भी बोलना चाहूंगा, 35 लाख की जनसंख्या में कुछ एक लोग ही जो जिंदा हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, कुछ परसेंट लोग, कुछ परसेंट, और उनसे उनको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। वो बेचारे चाह रहे हैं कि बस वो, मैंने उनसे बात किया तो वो लोग ये भी बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग यदि पढ़े लिखे हैं और इतना कैपेबल और एक्सपीरियंस है, किस काम का यदि हम इनके लिए कुछ नहीं कर सके तो। ये सोच मुझे उनका अच्छा लगा। महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि अपने आप में पहली कार्रवाई है जिस तरीके से महाराष्ट्र में, और क्यों इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वसई विरार में जो कंस्ट्रक्शन है 75% जो कंस्ट्रक्शन है इलीगल है। यानी या तो उनको OCCC, अभी आया था 55 बिल्डिंग का जो मामला आया था विरार का, उसमें भी ऐसा ही हुआ कि फर्जी OC, फर्जी बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा वाला कहानी है सर। सिडको का नकली स्टाम्प, MMRDA का नकली स्टाम्प, VVCMC का नकली स्टाम्प, वो केस हमने विरार का देखा है ना। सवाल ये आ रहा है रवि जी कि इस पूरे कलाकांडी जो भी उसकी है, जिम्मेदार कौन है? इस जो अब इससे, और अब इसको जोड़ना चाह रहा हूँ कि जो 41 बिल्डिंग का मामला है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? देखिए बिल्कुल ये जगह ना भ्रष्टाचारियों का स्वर्ग रहा और एक समय तक रहा, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, एक लंबे समय तक रहा। अब क्यों महाराष्ट्र सरकार भाईंदर के इधर आते ही उनकी सारी व्यवस्थाएं शिथिल पड़ जाती, क्यों इस जगह को, नायगांव, वसई, नालासोपारा, विरार को पूरा एक तीसरी दुनिया के जैसा छोड़ दिया? वरना इतने दिनों तक पूरा जंगल राज कायम रहा। अभी तक जो भी सत्ता में थे, मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो भी सत्ता में थे, ये सब उनका किया हुआ कुकर्म है ना, इसमें तो कोई सवाल नहीं है ना। उनके देख रेख में ये सब हुआ ना, उन्होंने पैसे कमाए ना। यदि एक चीज में खाली बोलूं, एक SIT बैठा दी जाए, जबकि SIT की कोई मांग नहीं कर रहा, मैं तो पर्सनली करूंगा और बार बार करूंगा जितनी मेरी कैपेसिटी है, एक SIT बैठा दी जाए, दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। किसने पैसा लिया? इस पूरे प्रकरण में इतने बड़े लैंड पे, 30 एकड़ लैंड पे इंक्रोचमेंट हुआ, एक दिन में तो हुआ नहीं। अच्छा, जब कहीं चोरी होती है तो वहां के लिए थानेदार जिम्मेदार होता है ना, बिल्कुल। कि ये पुलिस स्टेशन क्षेत्र में चोरी हुई तो वहां की पुलिस एक्टिव होती है। लेकिन जिन अधिकारियों के संरक्षण में कह लीजिए ये पूरी बिल्डिंग बनी, गरीबों को मुंबई से बुला बुला के और औने पौने दाम में बेचे गए फ्लैट, और वो बेचने के बाद पूरे फंसाने की जो प्रक्रिया चली, और यहाँ से अधिकारी बोरी में पैसा भर भर के लेके गए, तो उनके लिए आज उनकी प्रॉपर्टी सेल करनी चाहिए, सीज करनी चाहिए, और उनको उनके ऊपर FIR क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए ना। और पॉलिटिकल अगर इसमें विल है तो कौन है वो इस पर्दे के पीछे जो इन सब कार्यक्रम को आयोजित प्रायोजित कर रहा है? और अगर वो कर रहा है, क्या कल को
इस लैंड पे रिजर्वेशन लैंड पे जब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज जो रिजर्वेशन लैंड की बात हो रही है, क्या ये कल भी रिजर्वेशन लैंड रहेगा? क्या 41 बिल्डिंग तोड़ने के बाद यहाँ पे एसटीपी और या फिर डंपिंग बनेगा, बिल्कुल। या फिर रिजर्वेशन हटेगा? अगर वो रिजर्वेशन तब हटना था तो पहले क्यों नहीं हट गया? और देखिए अभी 3-4 क्वेश्चन आपने हो पूछ दिया। पहले तो एसआईटी बनाओ भाई, एसआईटी बनाइए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी पार्टी के लोग हैं जिनके पास शक्ति है, सामर्थ्य, एसआईटी बनाइए। दूसरा और है, एमपीआईडी एक्ट का इस्तेमाल कब करेंगे हम? एमपीआईडी एक्ट का इस्तेमाल कीजिए ना। बिल्कुल सही। जिस बिल्डर ने जिस बिल्डर ने जिस आदमी के साथ फ्रॉड किया है उनके ऊपर एमपीआईडी एक्ट लगाइए, प्रॉपर्टी जब्त करना शुरू कीजिए, जेल भेजना शुरू कीजिए आप, है ना। और तीसरी बात कि मान लीजिए जो कल न्याय कुछ हो सकता है या किसी को विस्थापितों के लिए कुछ किया जाएगा, तो विस्थापितों को कैसे परिभाषित करेंगे आप? जो अनिल कुमार पवार साहब ने शुरू में ही न्याय का गला दबा दिया कि उन्होंने बिना सर्टिफिकेट दिए हुए धड़ाधड़ बिल्डिंग तोड़े। ये नहीं समझ में आया कि 2100 परिवार जो है, आज अगर उनका डेटा आंकड़ा जमा किया जाए तो उनके पास क्या है? जीरो। इन्होंने न्याय का गला पहले ही घोट दिया अनिल कुमार पवार साहब। या ऐसा हो सकता है कि घरपट्टी और लाइट बिल वगैरह के ग्राउंड पे बाद में इनको रिहेबिलिटेट किया जाए? देखिए ये तो आपका अच्छी नीयत है, इसलिए आप इस तरह के विकल्प को सोच रहे हैं, लेकिन काश इतनी अच्छी नीयत मशीनरी में बैठे हुए ऑफिसर की, नेताओं की, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है जिनकी होनी चाहिए ना, यदि वो राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रहेगी तो देखिए मैं वही फिर से घूम फिर के मैं चले जाता हूँ। यदि 35 साल में यदि कुछ परिवर्तन नहीं होगा तो सर हम क्या करेंगे? और 35 साल इसी जंगल राज में जिएंगे। अब मान लीजिए कि सर्टिफिकेट डे 1 को इश्यू, जिस तेजी से आपने बुलडोजर चलाया उस तेजी से आप सर्टिफिकेट भी इश्यू करते, ऑनलाइन रजिस्टर कर देते सबको। और ये तो अन्याय और है उस अभी जो इन्होंने सर्टिफिकेट, जब इनके किरकिरे हुए तो इन्होंने सर्टिफिकेट दिया है सर कुछ लोगों को, कहीं भी उसमें लैंड ओन का कुछ हिस्सा कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो भी सर्टिफिकेट में कोई वजन नहीं है, किसी मतलब का नहीं। तो कल के दिन में यदि विस्थापितों को कुछ मिलने भी लगा तो ईश्वर ही जानता है कि इनकी नीयत पे ही जनता की आस टिके रहेगी, वरना बहुत मुश्किल होगा कि सारे विस्थापितों को कैसे कुछ दिया जाएगा। ईश्वर करे कि पहले तो विस्थापितों के लिए कुछ अच्छा हो जाए, और ऐसा भविष्य में आशा करते हैं। और यदि हो तो उसमें सबका सहयोग चाहिए होगा। ये लोग, अब ये सिस्टम सहयोग करेगा गरीबों को, आप सोच लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। तो इस पूरे प्रकरण में अब आने वाली 6 मार्च को एक दूसरी सुनवाई होनी है, जिसमें राज्य सरकार से